चैप्टर नंबर 1 ट्वेल्थ क्लास का सॉलिड स्टेट, ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सॉलिड क्या है? सबसे पहले सॉलिड को समझेंगे। ठोस क्या होते हैं? ठोस हम प्रारंभिक बेस से पढ़ते आए हैं कि ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। तो ठोस, एक ठोस ले लेते हैं। ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित क्यों होता है उसकी भी आज हम बात करेंगे। 0 से 0 लेवल पर हम आज बात लेके चलेंगे कि ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित क्यों होता है। ठोसों में कुछ अवयव कण होते हैं। ये हमारा एक ठोस है। इसमें जो आपको गोली के समान दिख रहे हैं ये हमारे अवयव कण हैं। ठोसों का आकार जो होता है एवं आयतन जो होता है वो निश्चित होता है क्योंकि इनके अवयव कण इतने पास पास होते हैं कि वो अपने अक्ष पर भी गति करने में असमर्थ रहते हैं। यही कारण है कि ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता और ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। लेकिन हमने अब तक पढ़ा कि ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, परंतु ये नहीं पढ़ा कि क्यों होता है। अगर होता है तो उनके मध्य ऐसा क्या होता है और जो उनके मध्य अवयव कण होते हैं वो किस बंध के माध्यम से बंधे होते हैं, इनमें बंध कौन सा होता है। तो ठोसों को आज पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कि ठोसों का आकार कैसा होता है, वो उसमें जो अवयव कण होते हैं वो किसके माध्यम से बंधे रहते हैं। तो पढ़ेंगे। ठोसों को भौतिक गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक होते हैं आपके एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड को उनकी भौतिक गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, ठीक है, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमॉर्फस सॉलिड क्या है, इनको भी एक उदाहरण से समझें। मैंने यहां पर एक ठोस लिया और इस ठोस को 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया। मैंने देखा इस ठोस को मैंने जब गर्म किया तो इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ना ही इसकी आकृति में किसी भी तरह का कोई बदलाव आया, इसलिए मैंने इसको बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसलिए मेरा ये जो सॉलिड हुआ वो मेरा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। दूसरा मैंने ठोस लिया और इस ठोस को मैंने इतने ही ताप पर 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया। मैंने देखा कि जो मेरा एमॉर्फस सॉलिड था, जब मैंने इसको 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया तो ये मेरा कुछ इसकी जो शेप थी वो विकृत हो गई, कुछ इसकी जो शेप की आकृति थी वो इस तरह की हो गई। इसलिए मैंने इसको एमॉर्फस सॉलिड कहा और हिंदी में मैंने बोलता हूं इसको अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड। मैं आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एमॉर्फस सॉलिड को यही रोक दिया गया, इसको आगे नहीं विभाजित किया गया, परंतु क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अवयव कण हैं, जो सॉलिड में जो अवयव कण हैं वो किसके माध्यम से बंधे हुए हैं, किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके मध्य किस बल का कार्य किया जा रहा है, कौन उन्हें बांधे रख रहा है, किसके मध्य प्रबल बल है, तो उसको जानेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में उनको बंधों के आधार पर
क्रिस्टलाइन सॉलिड को उनकी बंधों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, और दूसरा आपका आयनिक सॉलिड, तीसरा आपका कोवैलेंट सॉलिड, चौथा है आपका मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 भागों में निरंतर बांटा गया है इनको। एक तो आपका पोलर, दूसरा आपका नॉन पोलर, और तीसरा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक सॉलिड को किसी भाग में नहीं बांटा गया, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में क्यों बांटने की आवश्यकता पड़ी? क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अवयव कण हुआ करते हैं वो आपस में डिफरेंट बंध के माध्यम से जुड़ा करते हैं, तो इनको बंध के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया। बंधों के आधार पर, अवयव कणों में उपस्थित बंध के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड में बांटा गया। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ठोस को पढ़ते हैं। अभी हमने ठोस देखा कि ठोस में जो अवयव कण थे वो इतने पास पास थे कि वो अपने अक्ष पर भी गति करने में असमर्थ थे। ठोस की परिभाषा भी यहां पर हमने 9th या 10th में या 11th क्लास में ठोसों को पढ़ा कि ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, परंतु यहां ठोसों की जो परिभाषा हम देने वाले हैं वो है, यह है ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयव कण, परमाणु, अणु अथवा आयन एक समृद्ध संकुलित जालक में, यानी कि समृद्ध संकुलित जालक में बंधे रहते हैं। ये इतने पास पास होते हैं कि अपने अक्ष पर भी गति करने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये जो अवयव कण है, वो किस बंध के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा। बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो मॉलिक्यूलर ये एक ठोस है और इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे कांस्टेंट पार्टिकल हैं, उनको बोलेंगे अवयव कण। अवयव कण, अवयव कण के रूप में आपके अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं और आपके परमाणु हो सकते हैं। आणविक सॉलिड में यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में अवयव कण जो होते हैं वो अणु होते हैं, जबकि आयनिक सॉलिड में जो अवयव कण होते हैं वो आयन होते हैं। कोवैलेंट सॉलिड में जो अवयव कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, जबकि मेटेलिक सॉलिड में जो अवयव कण होते हैं वो सागर में डूबे हुए मुक्त धन आयन हुआ करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 भागों में बांटा गया है, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन आवरण। पोलर की बात करें, पोलर, पोलर मीन्स होता है ध्रुवीय। ध्रुवीय आवरण जो बनता है हमारा वो हेट्रो एटम के मध्य बनता है। हेट्रो एटम, हेट्रो एटम मीन्स विषम परमाणु, यानी जबकि 2 विषम परमाणुओं के मध्य साझा होगा तो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म उस एटम की ओर चला जाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके मध्य एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, परंतु क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट वर्ग में आता है और क्लोरीन हमारा 17 वर्ग में आता है। मैं बताता हूं कि जिसका वर्ग अधिक होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक हुआ करती है। तो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म उस एटम की ओर चला जाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसमें साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म इस क्लोरीन के पास चला जाता है जिसके कारण इस पर ऋण आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन एटम पर धन आवेश आ जाता है।
क्लोरीन पर ऋण ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन एटम पर धन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इन उत्पन्न ध्रुवों से के कारण ये यौगिक जो है हमारा वो ध्रुवीय यौगिक बन जाता है, और बनने वाला जो आबंध होता है उसको हम ध्रुवीय आबंध कहते हैं। बात करें नॉन पोलर की, नॉन पोलर नॉन पोलर को हिंदी में हम अध्रुवीय आबंध कहते हैं। अध्रुवीय आबंध, अध्रुवीय आबंध जो होता है हमारा वो होमो एटम के मध्य बनता है। होमो एटम, होमो मीन्स होता है समान, और एटम मीन्स होता है परमाणु। ये आबंध जो बनता है दो समान परमाणुओं के मध्य बनता है। जैसे मैंने एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुआ, और साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म था वो दोनों के पास में रहा। किसी कारण बस इसमें हाइड्रोजन ने क्या बोला कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना प्रारंभ किया, तो दोनों का जब भी विदलन होगा, इस बॉन्ड का ब्रेक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम की ओर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम की ओर चला जाएगा। इसमें जो विदलन होगा वो होमोलिटिक विदलन होगा, जिसके कारण पर किसी भी तरह का कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। जब आवेश उत्पन्न नहीं होगा तो इस पर किसी भी तरह का कोई पोल डेवलप नहीं होगा, और जब पोल डेवलप नहीं होगा तो ये जो यौगिक बनेगा, ऐसे यौगिक जो होंगे हमारे अध्रुवीय यौगिक होंगे, और बनने वाला जो आबंध होगा वो अध्रुवीय आबंध होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आपने देखा है कि बर्फ का जो टुकड़ा होता है उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे रहते हैं, है ना। मैं यहां पे हाइड्रोजन यानी जल की संरचना का वर्णन कर रहा हूं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहां पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आबंध जो बनता है वो बिंदु द्वारा बनता है। ये जो है वो हाइड्रोजन आबंध है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारा कोवालेंट बॉन्ड है, कोवालेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के ही कारण समुद्र, झील, तालाब में हमारा विशालकाय जल देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जल के जो अणु होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन आबंध के माध्यम से जुड़े रहते हैं। बात करें आयनिक सॉलिड की, मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर उदाहरण की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपका CO2, जिसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आर्गन, आयोडीन I2, और हमारा यहां पर H2, O2, CCl4 आदि आणविक ठोसों के उदाहरण हैं। बात करें आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में मैंने बताया आयनिक सॉलिड में जो अवयव कण होते हैं वो आयन हुआ करते हैं। जैसे मैंने एक NaCl का क्रिस्टल लिया, इसमें देखूंगा कि सोडियम को अगर मैं वियोजित करूंगा तो सोडियम पॉजिटिव के रूप में और क्लोरीन ऋणायन के रूप में, यानी इनमें जो आकर्षण हुआ है वो आयन के मध्य हुआ है, और तब हमारा एक नमक की संरचना बनी है। यानी आयनिक ठोसों में जो अवयव कण होते हैं वो हमारे आयन हुआ करते हैं, वो आयन हुआ करते हैं। अब आयनिक ठोसों में जो अवयव कण होते हैं वो आयन हुआ करते हैं, जो आपस में विद्युत आकर्षण बल के माध्यम से या आयनिक बंध के माध्यम से या विद्युत स्थैतिक बल के माध्यम से बंधे रहते हैं। आयनिक ठोसों की बात करें तो NaCl, KCl, MgCl2
और हमारा LiCl, ये सभी EtC या फिर ZnCl2, ये सभी हमारे आयनिक ठोसों के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है हमारा कोवालेंट सॉलिड। कोवालेंट सॉलिड को भी समझते हैं। कोवालेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड में जो होते हैं वो अवयव कण हमारे परमाणु होते हैं। हमने देखा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ना क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। लेकिन अणु बनाने में भाग कौन लेता है? अणु बनाने में जो भाग लेते हैं हमारे, वो परमाणु हुआ करते हैं। तो ये क्या है, जो अवयव कण है जो अणु बनाने में भाग ले रहे हैं, वो क्या है, हमारे परमाणु है। और ये किस बंध के माध्यम से जुड़े हैं? ये आपस में, इनमें दोनों को जो बांधे रखने में बंध कार्य कर रहा है, वो कौन सा बल है? वो हमारा सह संयोजक बॉन्ड है। सह संयोजक, सह संयोजक बंध कार्य करता है। सह संयोजक बंध, अगर इनकी उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटम भी हो सकता है। दूसरा यहां पे क्वार्टज, हीरा या डायमंड, या फिर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कोवालेंट सॉलिड जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का स्वचालक होता है। विद्युत का स्वचालक होता है, इसीलिए कोवालेंट जिसमें ग्रेफाइट होता है वो विद्युत के स्वचालक हुआ करते हैं। बात करें मेटेलिक सॉलिड की, मेटेलिक सॉलिड मेटेलिक सॉलिड में जो अवयव कण होते हैं वो सागर में डूबे हुए मुक्त धनायन हुआ करते हैं। मैं एक छड़ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने एक छड़ ली और इसमें क्या, इसमें सागर में डूबे हुए धनायन है। मैंने क्या किया, इस छड़ को इस तरह से गर्म किया। जब मैंने इस छड़ के एक सिरे को गर्म किया तो देखा मैंने कि दूसरा सिरा स्वतः ही गर्म हो गया। क्या कारण है कि छड़ का दूसरा सिरा स्वतः ही गर्म हो गया? इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। यही कारण है कि इसका दूसरा सिरा स्वतः गर्म हो जाता है। छड़ का एक सिरा गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा जो सिरा होता है वो गर्म हो जाया करता है। मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल की हम बात करें यहीं पर, तो आपका जितनी भी धातुएं हैं वो सभी मेटेलिक सॉलिड में आया करती हैं। सभी धातुएं मैं यहां पे लिख सकता हूं, सभी धातुएं, जैसे Fe, Cu, Zn, Ag, Au और EtC, और बहुत सारी धातुएं जो हमारी मेटेलिक सॉलिड की उदाहरण है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टलाइज सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड क्योंकि ये वास्तविक सॉलिड है, जैसे दिखते हैं ना वैसे ही इनका कार्य है। ट्रू सॉलिड यानी कि जैसे दिखता है वैसा ही इनका कार्य है। ये झूठी सॉलिड नहीं है, परंतु एमॉर्फस सॉलिड को जो बोला जाता है ना, फाल्स सॉलिड भी बोला जाता है, झूठा सॉलिड भी बोला जाता है, कि दिखने में तो ठोस दिखता है, परंतु क्या होता है कि इनको थोड़ा सा गर्म करेंगे ना तो पिघल जाता है, यानी कि इसकी जो आकृति हो जाती है वो डिफॉल्ट हो जाती है। इसको कोल्ड ब्लेड यानी कि अति शीतल ठोस भी कहा जाता है। अगर इनकी परास की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में दीर्घ परास आता है, जबकि इसमें एमॉर्फस सॉलिड में जो पाया जाता है वो लघु परास पाया जाता है। लघु परास, इसमें आपका
लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज, मैं लिख रहा हूं यहां पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में जो पाया जाता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ऑर्डर